नमस्कार साथियों, मैं जे.एच. चौधरी प्रयास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े थे, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर की गतिविधियां। देन उसका उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में चर्चा किया था। अब हुमायूं का भारत से बाहर जाना अर्थात 1540 ईस्वी में शेर शाह के द्वारा किसको, हुमायूं को पराजित कर भारत से बाहर भगा दिया तथा 1555 तक इसी शेर शाह के द्वारा 15 वर्षों तक भारत में मुगल काल के मध्य एक नवीन द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की, जो सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक में आप नाम से ही देख रहे हो कि शेर व लोमड़ी का मिश्रण, कौन, शेर शाह सूरी का इतिहास। ये शेर शाह सूरी को ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि शेर शाह सूरी जो था बहुत ही चतुर और कुटिल व्यक्ति था। उसके साथ साथ में बुद्धिमता और कुशाग्र होने के साथ साथ बहुत ही महान व्यक्ति था और अपनी सभी नीतियों को अपनाते हुए हमेशा के लिए हुमायूं को भारत से बाहर भगाकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सका। हालांकि इसका शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही रहा, लेकिन इन 5 वर्षों में इसने इतना कुछ कर दिया कि कालांतर में न तो मुगल कर पाए और न ही अंग्रेज इसके आसपास पहुंच सके। तो इस प्रकार से हम जो इनका शेरशाह का शासनकाल है उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे रीट ले लो, ग्रेड 2 एंड फर्स्ट, नेट, स्कूल, कॉलेज लेक्चरर, एनी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से एनी हाउ क्वेश्चन निकाला ही जाता है। तो हम इसके बारे में जो मुख्य कंटेंट हैं उन मुख्य कंटेंट को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो ये शेरशाह है, इस शेरशाह का भारत में कैसा सफर रहा और किस प्रकार से या किस नीतियों को अपनाते हुए वो एक मजबूत सूर्यवंश का संस्थापक बन बैठा। आपको विदित है कि जब भारत में प्रथम अफगान राज्य कौन सा, लोदी, बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था, उसी बहलोल लोदी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भारत में अफगानों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया था। तो उसी दौरान शेर खां के पिता हसन खां व दादा इब्राहिम अफगानिस्तान से पंजाब प्रांत में आ गए और पंजाब के कौन से स्थान पर, बेजवाड़ा स्थान पर रहने लगे। उसी दौरान क्या हुआ, बहलोल लोदी का जो पंजाब और हिसार का जो सूबेदार था उसका नाम क्या है? उसका नाम है जमाल खां सारवंगी। तो जमाल खां सारवंगी के दरबार में शेर खां के पिता कौन, हसन खां, एक सामान्य सेवक के रूप में कार्य करने लगे तथा इनका स्थान किस जगह बनाया, बेजवाड़ा में इनका निवास स्थान बनाया। इस प्रकार से भारत में शेर खां के पिता और दादा का आगमन होता है। अब बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद जब सिकंदर लोदी का शासन आया तो सिकंदर लोदी ने इस जमाल खां को कहां की जागीर भेंट की, जौनपुर, जौनपुर यूपी में है वर्तमान में, जौनपुर की जागीर भेंट की। तो जलाल खां कहां जाएगा, जौनपुर जाएगा। तो हसन खां को भी अपने साथ ले जाता है और हसन खां अपने परिवार सहित जौनपुर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जमाल खां ने जौनपुर से हसन खां को कहां भेजा, सासाराम व खवासपुर की जागीर हसन खां को भेंट कर दी।
इस प्रकार हसन खां सासाराम व खवासपुर चला जाता है, जबकि हसन खां का पुत्र जो है फरीद, जो बाद में शेरशाह बना, फरीद जौनपुर ही रह जाता है। और फरीद की जौनपुर में ही क्या हुई, शिक्षा दीक्षा हुई। उस समय जौनपुर शिक्षा और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो शिक्षा कहाँ हुई, फरीद की जौनपुर में फरीद की शिक्षा हुई और फरीद ने फारसी व अरबी की शिक्षा प्राप्त की। फरीद शुरू से ही कुशागर बुद्धि और बुद्धिमता का धनी था, इसलिए उसने जल्दी ही जौनपुर के प्रशासक जमाल खां श्रावंगी को अपनी बुद्धिमता से प्रभावित कर दिया। इस प्रकार जौनपुर में यहां फरीद की शिक्षा दीक्षा पूरी होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फरीद और हसन खां के मध्य संबंध अच्छे नहीं रहते थे, क्योंकि हसन खां ने 4 विवाह कर रखे थे और छोटी रानियों से और उनके बच्चों से वो अधिक प्रेम करता था। इसलिए फरीद की शुरू से ही जो प्रारंभिक जीवन है बहुत दुखदायी बीता था, अर्थात पिता पुत्र के मध्य हमेशा विवाद व मनमुटाव रहता था। अब जब हसन खां जौनपुर जमाल खां से मिलने आते हैं, तब जमाल खां के द्वारा फरीद व हसन खां के मध्य अर्थात पिता पुत्र के मध्य क्या करवा दिया गया, समझौता करवा दिया जाता है और जौनपुर से फरीद जो है अपने पिता के साथ सासाराम चले जाते हैं। अब थोड़ा वापस पीछे की ओर आते हैं कि फरीद का जन्म कहाँ हुआ और इतिहास में इसकी जन्म की डेट को लेकर कंट्रोवर्सी है। तो देखिए, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है, क्योंकि इसके जन्म की तिथि को अलग अलग माना जाता है। 1472 ईस्वी में बेजवाड़ा में इनका अधिकांश इतिहासकार जन्म मानते हैं। जन्म कब हुआ, 1472 ईस्वी में पंजाब के बेजवाड़ा में इसका जन्म माना जाता है। लेकिन डॉक्टर कानून गो के अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हरियाणा के नारनौल में हुआ। कहाँ हुआ, हरियाणा के नारनौल में हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर कानून गो के अनुसार 1486 ईस्वी में और अन्य सभी इतिहासकार 1472 ईस्वी बेजवाड़ा में मानते। अब इसके पिता आपको विदिती है, क्या नाम है, हसन खां। क्या नाम है, हसन खां अफगानी। और इसके दादा इब्राहिम अफगानी थे। माता का नाम इतिहास में नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी जन्म के कुछ समय बाद ही इसकी माता का निधन हो जाता है और शेर खां दूसरी विवाह कर लेता है और दूसरी रानियों से उसके 7 पुत्र पैदा होते हैं। इस प्रकार से ये इसके पिता और इसके मध्य हमेशा मनमुटाव और विवाद जैसा ही माहौल रहता है। बचपन का नाम पूछा जाता है, अभी नेट के एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन का नाम है फरीद या फरीद खां के नाम से ये जाना जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां को कौन सी जागीर भेंट की, जौनपुर, तो ये अपने परिवार सहित फरीद कहाँ आ जाते हैं, अपने पिता हसन खां के साथ जौनपुर आ गए। लेकिन जौनपुर से इसके पिता को कौन सी जागीर भेंट की गई, सासाराम व खवासपुर, और फरीद ने अपनी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में पूरी की। यह दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि फरीद की शिक्षा कहाँ हुई, शिक्षा हुई जौनपुर में, और जौनपुर उस समय शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।
फरीद ने यहाँ पर अरबी और फारसी में शिक्षा ग्रहण कर ली। देन इसके बाद अब जब वो जौनपुर इसके पिता मिलने आते हैं तो इन दोनों के मध्य जमाल खां के द्वारा समझौता करा दिया जाता है और फरीद जौनपुर से चलकर कहां चला गया? सासाराम चला जाता है। अब सासाराम में फरीद अपने पिता की जागीर को प्रशासक के रूप में संभालता है तथा 21 वर्षों तक सासाराम की जागीर को उसने संभाला और यहां पर उसने किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन किया, भूमि की पैमाइश करवाई और राजस्व व्यवस्था का निर्धारण किया। इस प्रकार से उसने कई प्रकार से राजनीतिक व प्रशासनिक अनुभव को सीखा और प्राप्त किया। देन इसके बाद क्या हुआ? मध्य इसको लेकर असंतुष्टि हुई। तब यहां से फरीद को भागना पड़ेगा। फरीद भागकर कहां चले जाएंगे? फरीद भागकर इब्राहिम लोदी के सेवा में आ जाते हैं। यहां से फरीद कहां आ गए? लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की सेवा में आ जाते हैं 1525-26 ईस्वी में। तो इब्राहिम लोदी का भाई उस समय आगरा का क्या था? प्रशासक था। तो इब्राहिम लोदी के दरबार में वो फरीद जो है आगरा आ जाते हैं और आगरा में दौलत खां लोदी के संरक्षण में रहते हुए इब्राहिम लोदी से ये कहलवाते हैं कि मुझे मेरी पैतृक जागीर जो है वो वापस दिला दी जाए। लेकिन इब्राहिम लोदी इसका सहयोग नहीं करता है। लेकिन उसी समय क्या हुआ? फरीद के पिता हसन खां की मृत्यु हो जाती है। तब इब्राहिम लोदी को सासाराम और जौनपुर वाला क्षेत्र इसको देने के लिए कोई बहाना नहीं था और इसको हसन खां की मृत्यु के बाद अपनी पैतृक जागीर को सौंप दिया। इस प्रकार से इब्राहिम के दरबार से ये वापस सासाराम आ जाता है और सासाराम में प्रशासन संभालता है। लेकिन वही हालात हुए, अपने भाइयों और सौतौली बाग से परेशान होकर उसको पुणे सासाराम छोड़ना पड़ता है। अब कहां जाएगा? दक्षिणी बिहार के प्रशासक या जागीरदार बहार खां लोहानी, उस समय दक्षिणी बिहार का जागीरदार कौन है? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी कालांतर में। तो बहार खां लोहानी की सेवा में चला जाता है और यहीं पर रहते हुए फरीद को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है पहली बार। तो ऐसा कहा जाता है कि फरीद ने एक बार एक ही तलवार के वार से किसको मार दिया? शेर को मार दिया। इसी के उपलक्ष्य में बहार खां लोहानी ने फरीद को किसकी उपाधि दे डाली? शेर खां की उपाधि दी। अब फरीद जो है शेर मारने के कारण कौन सी उपाधि प्राप्त कर लेता है? शेर खां की उपाधि प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर रहते हुए शेर खां बहुत कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में पारंगत हो गया। लेकिन हुआ क्या? बहार खां ने फरीद को अपने पुत्र जलालुद्दीन का क्या बना दिया? संरक्षक घोषित किया। तो जो अन्य लुहानी सरदार थे उनके मन में
फरीद को लेकर क्या हो गई, ईर्ष्या हो जाती है। तो कुछ समय बाद फरीद को यहां से फिर छोड़ना पड़ता है प्रांत, और वो अपने पैतृक प्रांत का आ गया, सासाराम आ जाता है। लेकिन वही हालात होंगे, सासाराम में अपने भाइयों से परेशान होकर पुनः इनको बाबर की सेवा में आना पड़ता है। तो उसी दौरान क्या हुआ, जो इब्राहिम लोदी था, अंतिम दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का शासक, 1526 में आपको विदित है कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर ली। तो अब शेर खां के समकालीन यहां पर दिल्ली में कौन है, बाबर है। तो अपने भाइयों से और माताओं से परेशान होकर शेर खां को कहां शरण लेनी पड़ती है, बाबर के दरबार में शरण लेनी पड़ती है, और वो मुगलों की सेवा में उपस्थित हो जाता है। मुगलों की सेवा में रहते हुए उसने कई सारी सैनिक गतिविधियां और राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियों में दक्षता हासिल कर दी। अब इधर क्या होगा, बाबर के द्वारा खानवा विजय के बाद 1528 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में किसको पराजित करेगा बाबर, मैदनी राय को। तो इस चंदेरी के युद्ध में शेर खां जो है मैदनी राय के विरुद्ध मुगलों की सेना की ओर से भाग लेता है, अर्थात मुगलों की सेना का नेतृत्व करते मैदनी राय को पराजित करता है। लेकिन मुगलों की युद्ध रणनीति को शेर खां ने अच्छी तरह भांप लिया था, और उसी समय ही इसने बोला कि यदि मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया, या यदि एक दिन भाग्य ने मेरा साथ दिया, तो मैं इन मुगलों को हमेशा हमेशा के लिए भारत से बाहर भगाकर ही दम लूंगा। और उसने ये साबित करके भी दिखाया। 1540 में कन्नौज व बिलग्राम के युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं को पराजित कर 15 वर्षों तक भारत से बाहर खदेड़कर दिल्ली में द्वितीय अफगान साम्राज्य सूर्यवंश की स्थापना कर ली। अब क्या हुआ, मैदनी राय को पराजित कर दिया। उसी युद्ध के बाद बाबर ने फरीद की चतुराई और बुद्धिमत्ता को देखा। तो बाबर हमेशा फरीद की बुद्धिमत्ता और चतुराई से क्या रहता था, आशंकित रहता था, और अपने मंत्रियों और पुत्र हुमायूं को कहा था कि इस चतुर अफगान पर हमेशा नजर रखना। लेकिन हुमायूं ने अपने पिता की दी हुई नसीहत का ध्यान नहीं रखा, और कालांतर में इसको मुगल साम्राज्य की सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। अब फरीद जो है लंबे समय तक मुगलों की सेवा में नहीं रह सका, और जैसे ही उसको मौका मिला आगरा से भागकर पुणे बहार खां लोहानी की सेवा में उपस्थित हुआ, क्योंकि उसी दौरान बहार खां लोहानी ने दक्षिण बिहार में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर ली थी। तो अब शेर खां जो है पुणे किसके दरबार में उपस्थित हो गया, बहार खां लोहानी के दरबार में उपस्थित हो गया, और बहार खां लोहानी ने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया, किसको, शेर खां को। लेकिन कुछ समय के बाद जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है, तो बहार खां की पत्नी कौन है, दूदू बीबी। दूदू बीबी से शेर खां ने क्या कर लिया, शेर खां ने निकाह कर लिया। इस प्रकार से दक्षिणी बिहार का जो साम्राज्य था वो शेर खां ने
बड़ी चतुराई से प्राप्त कर लिया। बाहर खां का पुत्र जो था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन अभी भी क्या था, अल्पवयस्क था, और अन्य जो लुहानी सरदार थे उनके मध्य वह शेर खां के मध्य हमेशा जलालुद्दीन को लेकर विवाद होता रहता था। तो शेर खां के प्रभाव से परेशान होकर लुहानी सरदार जलालुद्दीन को लेकर कहाँ चले जाते हैं, बंगाल के शासक नुसरत शाह के दरबार में चले जाते हैं। और उसी दौरान दूदू बीवी की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है, और संपूर्ण प्रशासन जो था वो शेर खां के हाथों में आ जाता है। इस प्रकार से जौनपुर, सासाराम, खवासपुर व दक्षिणी बिहार पूर्ण रूप से किसके अधीन आ गया, शेर खां के अधीन आ जाता है। लेकिन उसी दौरान क्या होगा, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसका भाई कौन था, महमूद लोधी, वो भी भागकर कहाँ आ जाता है, दक्षिणी बिहार में आ जाता है, और दक्षिणी बिहार को अपने अधीन करके बाबर से युद्ध की तैयारी करता है। तो बाबर अब महमूद लोधी को पराजित करने के लिए 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध करेगा, घाघरा का युद्ध करेगा, जिसमें घाघरा युद्ध में शेर खां जो था महमूद लोधी की ओर से लड़ा जरूर था, लेकिन वो भी कहीं न कहीं ऐसा चाहता था कि महमूद लोधी पराजित हो जाए या मारा जाए, जिससे मेरा ये पैतृक राज्य मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। तो इस घाघरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध शेर खां ने पूर्ण रूप से भाग न लिया, अर्थात वो निष्क्रिय ही रहा, और इस प्रकार से घाघरा युद्ध में महमूद लोधी की क्या हुई, हार हुई। तो इस विजय के बाद में क्या हुआ, बाबर ने संपूर्ण जो साम्राज्य था वो किसको दे दिया था, बाहर खां के पुत्र जलालुद्दीन को दे दिया था, और संरक्षक के रूप में किसको नियुक्त कर दिया था, शेर खां को नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार से इसको अपनी पैतृक स्थिति जो है या पैतृक जो प्रांत है पुनः प्राप्त हो गया। कुछ समय के बाद बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और बाबर का उत्तराधिकारी कौन आया, इधर बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं आ जाता है। अब 1530 ईस्वी में क्या हुआ, 1530 ईस्वी में शेर खां ने अपने प्रांत के नजदीकी किले चुनार पर अभियान किया। तो चुनार के प्रशासक ताज खां की मृत्यु हो जाती है। ताज खां की मृत्यु के बाद उसकी विधवा कौन, लाड मल्लिका, लाड मल्लिका से शेर खां ने क्या कर लिया, निकाह कर लिया। इस प्रकार से शेर खां ने चुनार का जो एक समृद्ध प्रदेश था इसको प्राप्त कर लिया, यहां से इसको अपार संपत्ति और धन मिलता है। इस प्रकार से अपनी कुटिलता से और चतुराई से इसने, फरीद ने, दो विधवाओं से निकाह करके एक विशाल साम्राज्य प्राप्त कर लिया। अब जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर जब तक जिंदा रहा शेर खां को मौका नहीं मिला था मुगलों से लड़ने का, लेकिन जैसे ही हुमायूं की ताजा पोशी हुई अब शेर खां व हुमायूं के मध्य क्या चलेंगे, संघर्ष चलेंगे। तो देखिए हुमायूं और शेर खां के मध्य जो प्रारंभिक संघर्ष है उसकी बात करते हैं। तो हुमायूं से पहला जो संघर्ष होगा 1531-32 ईस्वी में
चुनार का प्रथम घेरा। पिछली क्लास में आपको बताया था कि 1532 ईस्वी में चुनार के घेरे में हुमायूं ने शेर खां को क्या किया था, पराजित कर दिया था। लेकिन वो पूर्ण रूप से दबाने में क्या रहा, असमर्थ रहा। और यहां पर हुमायूं ने शेर खां के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। और शेर खां का पुत्र कौन था, कुतुब शाह या कुतुब खां। कुतुब खां को मुगलों की सेवा में उपस्थित होना पड़ता है और शेर शाह इस संधि के तहत अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। इस प्रकार से हुमायूं ने यहाँ पे गलती की और शेर खां को पूर्ण रूप से दबाने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 1538 के अंदर हुमायूं के द्वारा चुनार का द्वितीय घेरा डाला गया। इस द्वितीय घेरे में भी कुछ क्षेत्रों पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है, लेकिन हुमायूं ने पुनः यहां पर गलती को दोहराते हुए लंबे समय तक वो बंगाल वाले क्षेत्र में ही डेरे डाल के रखता है और शेर खां को ऐसे ही छोड़ देता है। शेर खां ने अपनी सेना को संगठित करके सौसा के युद्ध में, जो कब हुआ, 1539 ईस्वी में, करमनासा नदी के किनारे, इस युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। और शेर खां जो था वो कौन सी उपाधि धारण करता है, शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। अब अंतिम रूप से कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेर शाह हमेशा के लिए हुमायूं को क्या कर देगा, पराजित कर भारत से हुमायूं को बाहर भगा देता है। और 1540 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य सूर्यवंश की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार से शेर शाह अब भारत में शासक के रूप में स्थापित हो जाता है और अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है और कई सारी उसने अभियान में विजय प्राप्त की। तो इसका राजा अभिषेक कब होगा, 10 जून 1540 ईस्वी में। कहां पे हुआ, राजा अभिषेक हुआ आगरा में। कहां पे हुआ, आगरा में 10 जून 1540 ईस्वी में शेर शाह का राजा अभिषेक हुआ। अब राजा अभिषेक होने के बाद इसने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो आसपास के जो भी इसके प्रतिद्वंदी रहे उन प्रतिद्वंदियों को क्या करेगा, विजित करेगा। तो सबसे पहला जो अभियान होगा वो पंजाब तथा उसी क्षेत्र में रहने वाली एक विशेष जाति थी गख्खर या गोखरों पर विजय प्राप्त करेगा 1541 ईस्वी में। तो आप देखिए हुमायूं ने अपने भाइयों में क्या साम्राज्य का बंटवारा कर ही लिया था। तो पंजाब वाले क्षेत्र में उस समय हुमायूं के भाई कामरान का अधिकार था। तो शेर खां ने किसको पराजित किया, कामरान को पहले पराजित किया और बलूचियों को अपने सहयोगी के रूप में शामिल किया। अब जो ये उसी क्षेत्र में रहने वाली गख्खर जाति है, गख्खर हमेशा मुगलों का क्या रही है, मुगलों का वफादार रही है। मुगलों के वफादार कौन, गख्खरों को पराजित किया और उस संपूर्ण क्षेत्र को विजित कर लिया। इस प्रकार से ये पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र शेर शाह के द्वारा जीत लिया जाता है। इसके बाद आप देखते हो जब वो पंजाब अभियान पर था शेर खां, तो उसी दौरान बंगाल वाले क्षेत्र में विद्रोह हो गया था। बंगाल में जो वहां का प्रशासक जो था उसने विद्रोह कर दिया। तो पंजाब अभियान को बीच में ही छोड़कर 1541 में शेर शाह कहां पहुंचता है, बंगाल पहुंचता है और बंगाल को जीत कर हमेशा के लिए यहां पर एक नवीन प्रशासनिक इकाई का निर्माण करके हमेशा के लिए विद्रोह को समाप्त कर देता है।
तो यहां पर जो प्रशासनिक इकाई का निर्माण करेगा, तो जो संपूर्ण बंगाल प्रांत था, उस बंगाल प्रांत को कितने भागों में बांटा? 19 भागों में बांटा। और 19 जो भाग है इसके लिए एक प्रशासनिक इकाई का नाम दिया, क्या? सरकार। तो जो बंगाल प्रांत था उसको सरकार में विभाजित किया। सरकार का अर्थ जिला, वर्तमान का जिला को हम क्या कह सकते हैं? सरकार। तो कितने सरकारों में विभाजित किया? 19 सरकारों में विभाजित किया तथा यहां पर 2 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें पहला अधिकारी जो है, जिसका नाम है, इस पद का नाम क्या है? सिकदार। क्या नाम है? सिकदार है। जबकि दूसरा जो है अमीरान ए बांग्ला। क्या नाम है? अमीरान ए बांग्ला। तो सिकदार जो था इसके अधीन सेना होती थी और वो शांति व्यवस्था स्थापित करता था और राजस्व व्यवस्था को देखता था। इसी प्रकार अमीरान जो है वो सिकदार पर नियंत्रण रखता था और इसके सहयोग के रूप में कार्य करता था। तो इस प्रकार से इसने 1541 में बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया। इस बंगाल विजय के बाद 1542 में बंगाल से शेर खां वापस लौटता है और किस पर विजय अभियान किया? मालवा पर अभियान किया। तो इस समय मालवा काफी मजबूत किला माना जाता है। और मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक कौन? बहादुर शाह का, क्योंकि उस समय गुजरात के शासक कौन है? बहादुर शाह। गुजरात के बहादुर शाह के किलेदार यहां पर नियुक्त किए गए थे। तो उस बहादुर शाह के किलेदार को पराजित करके मालवा को भी जीत लिया। तो गुजरात के बहादुर शाह का मालवा किलेदार कौन था? मालवा का किलेदार था जो बाद में कादिर शाह के नाम से शासक बनता है। तो इसका वास्तविक नाम जो होता है मल्लू खां। तो मल्लू खां ऑब्लिक कादिर शाह को पराजित करके मालवा को जीत लिया। मालवा जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि वो दिल्ली के समीप भी पड़ता था और दक्षिण भारत में जाने के लिए ये एक मुख्य प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इस प्रकार से मालवा को भी विजय कर लिया। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। तो सारंगपुर विजय ने मालवा और मांडू वाला क्षेत्र जो है वो शेर खां के अधीन हो जाता है। इसकी अगली कड़ी में आप देखते हो तो 1543 ईस्वी में रायसीन दुर्ग को जीता। रायसीन जो है एमपी में पड़ता है और यहां का एक मजबूत शासक था पूरनमल। कौन था? पूरनमल। ये उस समय का सबसे समृद्ध किला माना जाता है। तो लंबे समय तक रायसीन का घेरा डालने के बाद जब शेरशाह की सेना इसको जीतने में असमर्थ रहती है तो पूरनमल से संधि के लिए वार्तालाप की जाती है और इसको धोखे से गिरफ्तार किया जाता है। और शेर खां अपने पुत्र आदिल शाह और कुतुब शाह की उपस्थिति में इनसे वार्तालाप करता है, लेकिन इसको धोखे से गिरफ्तार करके यहां पर हजारों की संख्या में स्त्री पुरुषों का क्या किया? कत्लेआम किया। इस घटना से कुतुब शाह जो शेर शाह का पुत्र है वो आत्मग्लानि महसूस करता है और पुत्र कुतुब शाह ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो ये जो घटना है शेरशाह के जीवन पर एक कलंक मानी जाती है। रायसीन का जो कत्लेआम है, रायसीन का कत्लेआम को शेरशाह के जीवन की या जीवन पर कलंक
माना जाता है। अब रायसीन विजय हो गया, तो अब क्या बच गया? सिंध प्रांत और मुल्तान वाला क्षेत्र। तो सिंध और मुल्तान पर 1543 में अभियान करेगा। और यहां पर कौन था? सिंध मुल्तान का जो प्रशासक था बख्शू लहगा। बख्शू लहगा को पराजित कर शेर खां ने सिंध और मुल्तान को भी जीत लिया। बख्शू लहगा क्या हुआ? पराजित हुआ और सिंध और मुल्तान को जीत कर कंधार से भारत आने वाले जो रास्ते थे उन रास्तों पर शेर खां ने अपना क्या कर लिया? सीधा नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार से शेर खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। अब इस विजय के बाद में पश्चिमी राजस्थान का एक मजबूत शासक जो था मालदेव, उस पर अभियान करेगा। तो मारवाड़ और चित्तौड़ विजय कब होगी? 1544 ईस्वी में। तो ये सबसे महान युद्ध माना जाता है मारवाड़ के शासकों की तरफ से। उस समय मारवाड़ का शासक कौन है? मालदेव। कौन है? मालदेव है। और मालदेव के महान सेनापति कौन है? जैता व कुप्पा। हालांकि इसको आप डिटेल्स में राजस्थान जीके में पढ़ेंगे, या मैं अलग से इसका एक गिरी सुमेल युद्ध का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखना। तो मालदेव का महान सेनापति कौन था? जैता और कुप्पा। शेर खां पाली के गिरी सुमेल के युद्ध में इनके विरुद्ध क्या करेगा? अपनी सेना लेकर उपस्थित होता है। ऐसा भी माना जाता है कि मालदेव ने 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक कौन? रावजैत सिंह को पहोबा के युद्ध में पराजित करके बीकानेर को जीत लिया था। तो जैतसिंह का पुत्र राव कल्याणमल जो है शेरशाह से सहयोग लेने हेतु दिल्ली उपस्थित होता है कि आप मालदेव को पराजित करिए और मुझे मेरा जांगल प्रदेश और बीकानेर वापस दिला दीजिए। इस प्रकार से गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के शासक कौन? कल्याणमल ने शेरशाह का क्या किया था? सहयोग किया था। तो गिरी सुमेल के युद्ध में यहां पर पुनः शेरशाह क्या करेगा? चतुराई से काम लेगा, क्योंकि मालदेव उस समय भारत का एक मजबूत राजपूत शासक माना जाता था। कहा जाता है कि इसने 52 युद्ध लड़े और सिर्फ जिसमें गिरी सुमेल के युद्ध में ही वो पराजित होता है, और वो भी शेरशाह ने धोखे से पराजित किया। जैता और कुप्पा तथा मालदेव के मध्य क्या गलतफहमी वाले पत्र को बंटवा दिया जाता है, और इस प्रकार से मालदेव और जैता कुप्पा के मध्य क्या हो गया? मनमुटाव हो जाता है। और मालदेव अपनी सेना को लेकर वापस चला जाता है और जैता कुप्पा बड़ी वीरता से लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 80,000 सैनिक थे किसके? शेरशाह के। और मात्र जैता कुप्पा के पास में कितने थे? ये तो थी शेरशाह की सेना 80,000, और जैता कुप्पा की सेना कितनी थी? मात्र 6,000। तो 6,000 सैनिकों के साथ में जैता कुप्पा गिरी सुमेल में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से शेरशाह जीतने में सफल तो हुआ, लेकिन उसे कहने में मजबूर होना पड़ा इस युद्ध को जीतने में कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर संपूर्ण भारत की बादशाहत को खो देता। अब यहां पर शेर खां ने मारवाड़ का प्रशासक जो है खवास खां को नियुक्त किया। ये आया हुआ क्वेश्चन है। किसको? खवास खां को नियुक्त किया, और वो अपनी सेना लेकर
चित्तौड़ को जीतता हुआ पुणे दिल्ली की ओर लौट गया। तो उस समय चित्तौड़ का जो शासक था कौन था? उदय सिंह था। तो उदय सिंह ने बिना लड़े ही चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां किसको दे दी? शेरशाह को दे दी। और इस प्रकार से मेवाड़ और मारवाड़ शेरशाह ने दोनों ही जीत लिए। लेकिन जैसे ही शेरशाह दिल्ली पहुंचता है, मालदेव पुणे अपने मारवाड़ को जीतने में सफल हो जाता है। तो आज हम क्या पढ़े कि भारत में ये जो अफगान था, द्वितीय अफगान राज्य, इसका संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी रहा। शेरशाह सूरी के भारत आने की जो प्रारंभिक दशाएं थी उसके बारे में बात किया। इसका जन्म कहाँ माना जाता है? 1486 के अंदर। कहां पर? नारनौल में। किसके अनुसार? डॉक्टर कानूंगो के अनुसार। इसका पिता कौन था? हसन खां। देन हसन खां पंजाब के जो प्रशासक थे जमाल खां श्रावंगी के यहाँ नौकरी करने लगे। और जब ये भारत में आए थे तो अफगानों का ही राज था, मतलब लोदियों का राज था। और सिकंदर लोदी ने जब जमाल खां को कहाँ भेजा? जौनपुर। तो ये परिवार सहित अपने पिता के साथ जौनपुर चले जाते हैं। लेकिन पिता और पुत्र के मध्य हमेशा विवाद था। जौनपुर में इनकी क्या हुई? शिक्षा हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके पिता को हसन खां को सासाराम और खवासपुर की जागीर मिली। जौनपुर में शिक्षा पूरी करने के बाद वो सासाराम चले जाते हैं, लेकिन वहां से मनमुटाव होने के कारण भागना पड़ता है। और कहाँ चले आए? इब्राहिम लोदी की सेवा में चले आते हैं। इब्राहिम लोदी की सेवा में रहते हुए उसने सैनिक और प्रशासनिक कार्यों को सीखा। देन उसके बाद जब वापस अपने पिता की मृत्यु के बाद सासाराम को प्राप्त करते हैं, लेकिन चौतले भाई और मां से परेशान होकर वो दक्षिण के सूबेदार बाहर खां लोहानी की सेवा में चले जाते हैं। और बाहर खां लोहानी के द्वारा यहाँ शेर मारने के उपलक्ष्य में क्या किसकी उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। और अपने पुत्र जलाल खां या जलालुद्दीन का संरक्षक नियुक्त किया। देन उसके बाद में जलालुद्दीन की मृत्यु हुई तो उसकी विधवा जो बीवी होती है दूदू बेगम से निकाह करके उसने एक विशाल क्षेत्र का आधिपत्य प्राप्त कर लिया। देन उसके बाद में क्या हुआ? मैदनी राय के विरुद्ध बाबर के पक्ष की ओर से लड़ता है और यहां से पुणे वो कहां चला जाता है? बाहर खां लोहानी के दरबार में चला गया। देन उसके बाद में क्या हुआ? घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी का सहयोग करेगा एंड निष्क्रिय रूप से रहता है। और महमूद लोदी क्या हुआ? पराजित हुआ। और फिर जमाल खां को उस क्षेत्र का बाबर ने क्या बना दिया था? दक्षिण बिहार का स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया और शेर खां को सहायक के रूप में। उसके बाद में आप देखते हो तो 1530 में जो चुनार की जो लाड मल्लिका है, लाड मल्लिका से निकाह कर लिया क्योंकि चुनार के किलेदार ताज खां का निधन हो गया था। और इस प्रकार से एक मजबूत दुर्ग चुनार को प्राप्त कर लिया। देन उसके बाद में इसने 1531-32 में हुमायूं से संधि करके अपने क्षेत्र को बचाने में सफल हो जाता है। देन 1539 में कौन सा युद्ध? सौसा। 1540 में कौन सा युद्ध? कन्नौज में हुमायूं को पराजित करके भारत से बाहर भगा दिया। और 10 जून 1540 ईस्वी में वो भारत में सूर साम्राज्य की नींव रख देता है। एंड अब धीरे धीरे वो आसपास के क्षेत्रों को जीतेगा, जिसमें सबसे पहले पंजाब में कामरान को पराजित करेगा और वहां पर गखरों को पराजित करेगा। 1542 में बंगाल को जीतकर वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेगा। देन उसके बाद में फिर मालवा, बहादुर शाह
जो गुजरात के उसके अधीन था, उसके प्रशासक मल्लू खां ऑब्लिक कादिर शाह को पराजित करेगा। देन उसके बाद में रायसीन को जीतेगा, और रायसीन को जीतने के बाद में क्या होगा, वो अंतिम रूप से मारवाड़ और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है। और अंतिम जो विजय मानी जाती है, अंतिम विजय कौन सी है, कालिंजर अभियान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया रिट के अंदर। 22 मई 1545 में कालिंजर यूपी के बांदा जिले में पड़ता है वर्तमान में। तो कालिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह। कालिंजर के शासक कीरत सिंह को पराजित करेगा। लेकिन हुआ क्या, इसी युद्ध के दौरान शेरशाह खुद मर जाता है। हुआ क्या, कीरत सिंह के मजबूत किले के चारों ओर इसकी सेना ने घेरा डाला। लंबे समय तक घेरा डालने के बाद जीतने में सफल नहीं हुआ, तो गोले बारूद से इस दुर्ग की दीवारें तोड़ी जा रही है। तो शेर शाह ने क्या किया, उक्का नामक, कौन सा, उक्का नामक अग्नि शास्त्र कह दो या आग्नेय शास्त्र कह दो, का वार किया, जो पास में ही रखे गोले बारूद में आकर गिर जाता है। और शेरशाह आग से जलकर 22 मई 1545 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि मृत्यु से पहले इसके सैनिकों ने कालिंजर को जीत लिया था, और मरने से पहले शेर खां के अंतिम शब्द जो थे क्या थे, कि ये खुदा की दया है कि मेरी अंतिम इच्छा यही थी। तो आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या, शेरशाह के प्रशासन और निर्माण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।